बैंकिंग के सेकंड क्लास में आ जाओ। अपना आज का टॉपिक क्या है? डेबिट कार्ड। चलो देखते हैं क्या है डेबिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। तो एक आदमी को डेबिट कार्ड कब मिलता है? जब वो क्या करेगा, बैंक में पैसा जमा करेगा। डिपॉजिट करना मतलब पैसा जमा करेगा। द कार्ड होल्डर कौन हो गया? डेबिट कार्ड किसके पास रहता है? अपने पास। तो अपने पास कार्ड है, वी आर द कार्ड होल्डर। ठीक है। द कार्ड होल्डर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज अवेल्ड विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड। तो अपने सामान कुछ भी खरीद रहे हैं तो अपने डेबिट कार्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? उस सामान का पैसा दे सकते हैं, है ना। तो वापस से पढ़ते एक बार क्या लिखा हुआ है। द कार्ड होल्डर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट। हमने इमीडिएटली तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। किसका पेमेंट? फॉर द गुड्स परचेज, अपने जो भी गुड्स खरीदे हैं या फिर कोई सर्विसेज अगर अपने लिए हैं तो विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड की मदद से अपने उसका पेमेंट कर सकते हैं। अवेल्ड प्रोवाइडेड द सेलर हैज द टर्मिनल फैसिलिटी। लेकिन हमने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कब करेंगे? तुम लोग देखा होगा, सेलर क्या करता है? मशीन लेके आता है। अगर वो मशीन ही उसके पास नहीं हुआ तो क्या अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे? वो डेबिट कार्ड को स्वाइप कैसे करेगा या टैप कैसे करेगा? राइट। तो उस मशीन को अपने बोलते हैं टर्मिनल फैसिलिटी। टर्मिनल क्या होता है? ट्रांसफर। अपने डेबिट कार्ड इंसर्ट करेंगे, अपना पिन नंबर सब डालेंगे, अपना पासवर्ड जो भी तुम लोग को डालना पड़ता है वो डालेंगे, तो क्या है, अपना पैसा उनके अकाउंट में तुरंत चला जाएगा। ठीक है ना। When the customer presents his debit card, the terminal automatically transfers money from the buyer's account to the seller's account. तो उस मशीन की मदद से बायर्स अकाउंट के वहां से पैसा कट जाता है और सेलर के अकाउंट में पैसा चला जाता है। सेलर वो है जो अपने को सामान दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो मेरे को सामान दे रहा है तो मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा। तो हम क्या है, अपना डेबिट कार्ड प्रेजेंट करते हैं, स्वाइप करते हैं, अपना पासवर्ड वगैरह डालते हैं, तो मेरे अकाउंट से तो पैसा कट जाता है और उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है ना। डेबिट कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम। तो अगर अपने को एटीएम से पैसा विथड्रॉ करना है, अगर पैसा निकालना है, तो भी अपने डेबिट कार्ड की मदद से पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं आजकल एटीएम से। ठीक है। ठीक है। ये वाला डेबिट कार्ड था, तो तुम लोग मेरे साथ एक बार बोलो। एक आदमी को डेबिट कार्ड कब मिलेगा? बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। ठीक है। कार्ड होल्डर क्या कर सकता है? वो इमीडिएटली पेमेंट कर सकता है। क्या चीज का? जो वो गुड्स परचेज किया है, अगर वो सर्विसेज लिया है, किसके हेल्प से वो पेमेंट करेगा? विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड। लेकिन सेलर के पास क्या होना चाहिए? टर्मिनल फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब वो मशीन होना चाहिए। अब तुम लोग यहाँ पे मशीन नहीं लेके आ सकते एग्जाम में, तुम लोग को ये कीवर्ड्स यूज करना पड़ेगा। तुम लोग स्कूल के एग्जाम में लिखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट बोर्ड्स में तुम लोग को ये कीवर्ड्स लिखना पड़ेगा। अगर बोर्ड्स में कीवर्ड नहीं लिखोगे ना तो वहां पे मार्क्स कट जाए। समझ में आया? तो वो लोग ये सब वर्ड्स को बहुत ज्यादा फोकस में रख के चेक करते हैं पेपर को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब कस्टमर अपना डेबिट कार्ड प्रेजेंट करता है तो ये मशीन से क्या होता है, पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में चला जाता है? फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट। अच्छा, और हम लोग डेबिट कार्ड को और क्या चीज के लिए यूज कर सकते हैं? अगर हम लोग को एटीएम में से क्या करना है, मनी विथड्रॉ करना है, तो भी क्या है, अपने डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ ये वाला चीज? चलो, अब इसका आपने क्या पढ़ेंगे ना, फीचर्स। तुम लोग को बताए थे लास्ट दिन, फीचर्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, बात एक ही है। देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहला। द कार्ड होल्डर मतलब अपने लोग, अपने पास कार्ड है, वी आर होल्डिंग द कार्ड, वी आर द कार्ड होल्डर। द कार्ड होल्डर हैज टू डिपॉजिट मनी विद द इशूअर ऑफ डेबिट कार्ड। तुम लोग अपना बुद्धि लगा के बताओ, इशूअर ऑफ डेबिट कार्ड कौन हो गया? बैंक। जो डेबिट कार्ड इशू करता है, डेबिट कार्ड अपने तो इशू करते ही नहीं है, बैंक इशू करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द कार्ड होल्डर हैज टू डिपॉजिट मनी विद द इशूअर ऑफ डेबिट कार्ड। आज डेबिट कार्ड से पैसा अपना कब कटेगा? जब अपने अकाउंट में पैसा होगा। आज अगर मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो डेबिट कार्ड होने का मेरे पास कोई फायदा ही नहीं है। हम गुड्स अगर परचेज कर भी रहे तो हम उसका पैसा डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं दे पाएंगे। तो मेरे डेबिट कार्ड में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। और वो डेबिट कार्ड अपने को कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है। ठीक है। तो पहला लाइन बताओ मेरे को क्या लिखा हुआ है? द कार्ड होल्डर हैज टू डिपॉजिट मनी विद द इशूअर ऑफ डेबिट कार्ड। ठीक है। नंबर 2, अब कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है वो सब थोड़ा देख लेते हैं। द कार्ड कंटेन्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर। फोन नंबर रहता है क्या कस्टमर का? The card contains name, address,
phone number and etc of the card holder and the issuer of the card. issuer of the card मतलब बैंक यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक का और कार्ड होल्डर का दोनों का नाम भी रहेगा, एड्रेस भी रहेगा, फोन नंबर भी रहेगा, और भी वो जो वैलिडिटी पीरियड ये सब होता है ना, जो पीछे लिखा हुआ होता है वो सब भी रहता है। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ तुम लोगों ने बताया, एक्सेट्रा में डाल दिया। तुम लोग को पूरा माने अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। जितना बुक में लिखा है अपने को बस उतना ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे नहीं दे के आना है, उससे अपने को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले। तो कार्ड में क्या क्या रहता है? नाम रहता है, एड्रेस रहता है, फोन नंबर रहता है, किसका? कार्ड होल्डर का भी और बैंक का भी, जो मेरे को कार्ड इश्यू कर रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, द कार्ड कैन बी यूज्ड। अब वो कार्ड को क्या करेंगे? अपने सजा के तो रखेंगे नहीं, उसको यूज करेंगे अपने। द कार्ड कैन बी यूज्ड टू स्पेंड मनी डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट मेड बाय द कार्ड होल्डर। अब मेरे कार्ड में अगर 1,000 रुपए है तो हम 1,000 तक का ही पेमेंट कर सकते हैं, अगर 1,00,000 रुपए है तो 1,00,000 तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे कार्ड में जितना पैसा रहेगा हम उतना स्पेंड कर सकते हैं, वो मेरे कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे बैंक में कितना पैसा है, उस हिसाब से हम पेमेंट कर पाएंगे कार्ड के हेल्प से। एक बार वापस से देख लो क्या लिखा हुआ है, द कार्ड कैन बी यूज्ड टू स्पेंड मनी, लेकिन अपने मनी कब स्पेंड कर पाएंगे? डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट मेड बाय द कार्ड होल्डर। आपने कितना बैंक में जमा किया, अपने कितना डिपॉजिट किए, उसी के हिसाब से अपने पेमेंट कर पाएंगे। मेरे बैंक में 1,00,000 रुपए पड़ा है और मेरे को 2 लाख का पेमेंट करना है, तब तो हो नहीं पाएगा ना। 1,00,000 मेरा रेस्ट्रिक्शन, मेरा लिमिटेशन आ गया, हम 1,00,000 तक ही खर्चा कर सकते हैं, उससे 1 रुपया ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। एक बार ये तीनों बोलो मेरे साथ, लर्न करो। पहला क्या था? द कार्ड होल्डर हैज टू डिपॉजिट मनी विद द इशूअर ऑफ डेबिट कार्ड। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? कार्ड में क्या रहता है? कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, नेम रहता है, एड्रेस रहता है और फोन नंबर रहता है, किसका? कार्ड होल्डर का भी और जो मेरे को कार्ड इश्यू कर रहा है उसका। थर्ड क्या लिखा हुआ है? द कार्ड कैन बी यूज्ड टू स्पेंड मनी डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट मेड बाय द कार्ड होल्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में अपने को क्या बोल रहे हैं? द कार्ड होल्डर डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधार, हिंदी में बोले तो उधार। आज हम लोग जब भी डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, हम तुम लोग को क्या बोले? जितना अकाउंट में मेरे पैसा होगा उतना ही हम पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ लोन तो मिल ही नहीं रहा है, उधार में तो कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो वही लिखा हुआ है, द कार्ड होल्डर डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, उसको कोई भी उधार का ऑप्शन नहीं मिल रहा है डेबिट कार्ड के केस में। फिर द कार्ड होल्डर हैज टू पे सम चार्जेस फॉर द कार्ड, तो अपना कुछ एनुअल चार्जेस वगैरह लगता है डिपेंडिंग अपॉन द बैंक। कोई कोई चार्जेस, कोई कोई कार्ड एकदम फ्री होता है, कोई कोई कार्ड में अपने को पैसा देना पड़ता है, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 250 रुपया, वो डिपेंड करता है। तो कार्ड होल्डर को क्या करना पड़ता है? कुछ चार्जेस देना पड़ता है फॉर द कार्ड। उसके बाद द कार्ड होल्डर कैन बाई थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड। तो अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो डेबिट कार्ड की हेल्प से हम क्या है, टाइम टू टाइम परचेज कर सकते हैं मेरे को जो भी खरीदना है। ही नीड नॉट कैरी कैश, तो अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मेरे को कैश कैरी करने का जरूरत है क्या? नहीं, मेरे को कैश कैरी करने का जरूरत नहीं। चलो समझ में आया। तो लास्ट का 3 पॉइंट बताओ तो मेरे को क्या है? क्या डेबिट कार्ड के केस में कार्ड होल्डर को क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है? नहीं। दूसरा फिर क्या पढ़े अपने? कार्ड होल्डर को क्या देना पड़ेगा? कुछ चार्जेस देना पड़ेगा फॉर द कार्ड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द कार्ड होल्डर कैन बाई थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड। क्या उसको कैश कैरी करने का जरूरत है? जरूरी नहीं है, वो कर सकता है, उसका मर्जी, बट जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डेबिट कार्ड हो गया। अच्छा मेरे को बताओ बिना देखे, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या था? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एनईएफटी का? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। गुड, रिवाइज किया था घर जाके तुम लोग? आओ, डेबिट कार्ड हो गया। एक और कार्ड होता है विच इज क्रेडिट कार्ड। क्या लिखा हुआ है? एनीबडी हैविंग गुड रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन मतलब इज्जत, एनीबडी हैविंग गुड रेप्यूटेशन कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक। तो अगर अपना बैंक में प्रोफाइल अच्छा है, अगर अपना बैंक के सामने अपना रेप्यूटेशन अच्छा है, तो बैंक मेरे को क्या दे सकता है? वो मेरे को क्रेडिट कार्ड दे सकता है। A person need not have money in his bank to get a
क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड जब मेरे को मिलता है तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है, ये उधार हो गया है ना। मेरे को क्रेडिट में कार्ड मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मतलब मेरे को उधार में वो पैसा मिल रहा है, मेरे को बाद में क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी मेरे को चुकाना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए एक पर्सन का बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है। तुम लोग के पास है, तुम लोग को पता होगा क्रेडिट कार्ड, पापा लोग तो यूज करते ही होंगे। रादर इट इज अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब अपने ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, अपने कितना भी पैसा यूज कर सकते हैं। ये एक तरीके का लोन हो गया, बैंक क्या कर रहा है अपने को एक तरीके का लोन दे रहा है। ओवरड्राफ्ट मतलब अपने ओवर ड्रॉ कर सकते हैं, ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना जरूरी नहीं है। द नेम, फोटो, सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर का क्या क्या रहता है, नेम रहता है, फोटो तो भाई क्रेडिट कार्ड में कभी हम फोटो देखे नहीं है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है तुम लोग का तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो नेम रहता है, फोटो रहता है, और क्या रहता है, सिग्नेचर रहता है, किसका, कस्टमर का। द नेम ऑफ द इशुइंग बैंक, जो बैंक तुमको क्रेडिट कार्ड दे रहा है उस बैंक का नाम रहेगा, एंड द डेट ऑफ वैलिडिटी, वो क्रेडिट कार्ड तुम्हारा कब तक वैलिड है, वो वैलिडिटी पीरियड तुमको दिया रहता है। तो दीज आर इंस्क्राइब्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड। इंस्क्राइब्ड मतलब क्रेडिट कार्ड में ये सब लिखा हुआ रहता है, क्रेडिट कार्ड में ये सब पूरा बताया हुआ रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। तो मेरे साथ लर्न करो, पहले क्या क्या रहता है, कस्टमर का बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम रहता है, फोटो रहता है, और सिग्नेचर रहता है, और क्या रहता है, बैंक का नाम रहता है, और डेट ऑफ वैलिडिटी, ये सारा चीज इंस्क्राइब्ड रहता है, लिखा हुआ रहता है। द कार्ड होल्डर कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, गुड्स या सर्विसेज को खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ही कीप्स ऑन डिपॉजिट, अच्छा आपने क्रेडिट कार्ड यूज तो कर लिए है ना, लेकिन अभी तक पैसा तो दिए नहीं है बैंक को, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जब अपने पैसा यूज कर लिया उसके बाद मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा, है ना, पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा जितना अपने पैसा को यूज किए है। ही कीप्स ऑन डिपॉजिटिंग द मनी यूज्ड एज पर द अग्रीमेंट विद द बैंक। तो जैसा उसका बैंक के संग अग्रीमेंट हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा यूज कर लिया, अब उसको पैसा जमा भी करना पड़ेगा, उसको पैसा देना भी पड़ेगा। समझ में आया? तो क्रेडिट कार्ड के एक तरीके का लोन होता है, अपने को पैसा मिल गया, अपना पैसा कट गया है, लेकिन अब अपने को उसको देना भी पड़ेगा। ठीक है ना, आपने बैंक का पैसा यूज कर लिया, मेरे को उसको देना पड़ेगा। लेकिन क्या डेबिट कार्ड में ऐसा था, नहीं, डेबिट कार्ड में क्या था, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, हम पेमेंट तभी कर पाएंगे जब मेरा अकाउंट में पैसा है, लेकिन इसमें क्या है, मेरा अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है, वो हम जितना भी पैसा यूज कर सकते हैं, बस मेरे को बैंक को चुकाना पड़ेगा। वो ड्यू डेट होता है, या तो 7 दिन के अंदर, या तो 1 महीना के अंदर, या तो 15 दिन के अंदर, वो डेट पे मेरे को चुकाना पड़ेगा। वो मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आप इतना रुपया यूज कर चुके हो, तो 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं पेमेंट करोगे तो आपका डेली इंटरेस्ट लगने लग जाता है, वो कुछ चार्जेस कटने लग जाता है। समझ में आया? क्लियर? तो एक बार थोड़ा लर्न करो। क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है, जिसका क्या होता है, गुड रेप्यूटेशन होता है, किसके पास, बैंक के सामने जिसका गुड रेप्यूटेशन होता है उस बंदे को क्या मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्या एक पर्सन के बैंक में पैसा होना जरूरी है क्रेडिट कार्ड के लिए, नहीं। तो ये लाइन बोलो मेरे साथ, अ पर्सन नीड नॉट हैव मनी इन हिज बैंक टू गेट अ क्रेडिट कार्ड। उसके बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि अपने को जितना पैसा चाहिए अपने ओवरड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बस बाद में दे दो। अच्छा, कस्टमर का क्या क्या रहेगा, नेम, फोटो और सिग्नेचर, और क्या रहेगा, नेम ऑफ द इशुइंग बैंक, और डेट ऑफ वैलिडिटी। ये सारा चीज क्या रहता है, इंस्क्राइब्ड रहता है, वर्ड यूज करो, इंस्क्राइब्ड रहता है। कहां पे इंस्क्राइब्ड रहता है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में इंस्क्राइब्ड रहता है। अच्छा, कार्ड होल्डर क्या है, गुड सर्विसेज खरीद सकता है क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, है ना, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा बाद में, वो जितना भी पैसा यूज किया है उसको वो पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट मतलब जमा करते रहना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पूछना है? आओ, क्या लिखा हुआ है अब, फीचर्स, किसका फीचर्स, क्रेडिट कार्ड का। डेबिट कार्ड का फीचर्स देख लिया आपने, क्रेडिट कार्ड का मीनिंग देख लिए, अब क्रेडिट कार्ड का अपने फीचर्स देखें, क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे देखते हैं। द कार्ड होल्डर, कौन कार्ड होल्डर, अपने लोग, अपने पास क्रेडिट कार्ड है तो वी आर द कार्ड होल्डर। द कार्ड होल्डर मस्ट इंजॉय गुड रेप्यूटेशन। तो आज अगर मेरा बैंक में रेप्यूटेशन अच्छा है ना, तो ही मेरे को क्रेडिट कार्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। There is no need to deposit advance money with the issuer of the card. Issuer of the card मतलब बैंक,
तो हम लोग को जब क्रेडिट कार्ड मिलता है, मेरे को एडवांस में कोई डिपॉजिट, कोई भी पैसा जमा करने का जरूरत नहीं है। बस मेरा बैंक के सामने अगर अच्छा रेपुटेशन है, बैंक को लगता है कि हाँ भाई ये केपेबल है, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो मेरे को क्रेडिट कार्ड दे देगा, बिकॉज उसको भरोसा है कि जितना भी पैसा यूज करेगी वो टाइमली मेरे को पैसा चुका भी देगी। समझ में आया? तो कोई भी एडवांस मनी डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं है। हाउएवर ही और शी में बी आस्क्ड टू ओपन एन अकाउंट। अगर समझो मेरा बैंक, कोई बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, तो भी वो लोग क्या है, अगर मेरे को उस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, समझो HDFC बैंक है, मेरा उस बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को उस बैंक का क्या चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ऑफर्स वगैरह होता है। तो मेरे को क्या, अगर मेरा रेपुटेशन अच्छा हुआ, वो मेरा पैन कार्ड देखेगा, मेरे से पैन कार्ड मांगेगा, उसके बेसिस में वो जज कर लेगा कि मेरा रेपुटेशन कैसा है। वो उन लोग का आपस का मामला है, वो समझ जाएगा कि हम कैसे हैं, ठीक है ना। और वो उसके मैंने उसी के भरोसे, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के वो मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दे। समझ में आया? तो अब वो मेरे को क्रेडिट कार्ड तो दे दिया, लेकिन मेरा क्या उस बैंक में अकाउंट है? तो हो सकता है कि वो मेरे को अप्रोच करेगी, भाई आप मेरे अकाउंट, मेरे बैंक में क्या अपना अकाउंट खुलवा लो, कोई सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो या करेंट अकाउंट खुलवा लो, अगर आपका बिजनेस है तो अप्रोच कर सकते हैं कि आप मेरे यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है हाउएवर ही और शी मे बी आस्क्ड टू ओपन एन अकाउंट। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द कार्ड कंटेन्स पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर का पढ़े ना, अपने नाम रहता है, फोटो रहता है, सिग्नेचर रहता है, तो ये क्या हो गया, ये सब उसका पर्सनल डिटेल्स हो गया। तो कार्ड में पर्सनल डिटेल्स रहता है, किसका, कार्ड होल्डर का, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक, और बैंक का क्या रहता है, नाम भी रहता है और एड्रेस भी रहता है। एक और चीज ऊपर देखे थे, और क्या रहता है, डेट ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड अलाउज क्रेडिट फैसिलिटी टू द कार्ड होल्डर। तो अपने को क्या मिल रहा है, उधार का फैसिलिटी मिल रहा है ना, उधार में अपने रुपया यूज कर रहे हैं, बाद में अपने चुकाएंगे। अभी तो अपने चुका नहीं रहे, अभी तो सिर्फ अपने यूज कर ले रहे हैं, बाद में चुका देंगे। तो कार्ड होल्डर को क्या मिलता है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। उसके बाद द कार्ड होल्डर, अच्छा कार्ड होल्डर पेमेंट कब करेगा, कार्ड को यूज करने से पहले कि कार्ड को यूज करने के बाद, कार्ड को यूज करने के बाद। द कार्ड होल्डर मेक्स पेमेंट आफ्टर यूजिंग द कार्ड। एक बार वो कार्ड यूज कर लिया, पैसा वैसा कट गया, अब क्या है, उसको पैसा देना पड़ेगा। द कार्ड होल्डर पेज सम चार्जेस फॉर द क्रेडिट। जैसे डेबिट कार्ड के केस में कुछ चार्जेस होता है, वैसे क्रेडिट कार्ड के केस में कुछ चार्जेस उसको बैंक को देना पड़ता है। समझ में आया? पूछना है कुछ तुमको? ठीक है, एक बार कीवर्ड्स देख लेते हैं। फीचर्स में क्या पड़े, कार्ड होल्डर का क्या होना चाहिए, गुड रेप्यूटेशन होना चाहिए। दूसरा, क्या उसको एडवांस मनी डिपॉजिट करना है, देर इज नो नीड टू डिपॉजिट एडवांस मनी। अच्छा, क्या उसको अकाउंट खोलने के लिए बोला जा सकता है, हाँ बोला जा सकता है। कार्ड में क्या रहता है, कार्ड होल्डर का पर्सनल डिटेल्स रहता है, और बैंक का क्या रहता है, नेम और एड्रेस। अच्छा, जैसे हम मार्क कर रहे हैं ना, तुम लोग अगर मार्क करेगा ना ये सब, तो तुम लोग को इजी होगा एग्जाम में, क्योंकि ये कीवर्ड्स है। एक बार तुम लोग रीड कर लिया और ये कीवर्ड्स अगर अपने दिमाग में रखेगा ना, तो तुम लोग आराम से एग्जाम में बस ये कीवर्ड्स पकड़ पकड़ के अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। इसीलिए हम तुम लोग के लिए सब मार्क कर रहे हैं, ताकि तुम लोग को इजी हो। फिर क्या बोले अपने को, माने क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है, किसको, कार्ड होल्डर को। तो कार्ड होल्डर को क्या मिलता है, क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। द कार्ड होल्डर मेक्स पेमेंट आफ्टर यूजिंग द कार्ड। तो पेमेंट कब करते हैं अपने, आफ्टर यूजिंग द कार्ड, ठीक है। कार्ड होल्डर को क्या कुछ चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है, हाँ, तो कार्ड होल्डर को कुछ चार्जेस देना पड़ता है, फॉर व्हाट, फॉर द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए हम लोग को कुछ चार्जेस देना पड़ता है। तुमको अगर पेंसिल चाहिए तो ले लो, पेंसिल है मेरे पास। तो डेबिट कार्ड का मीनिंग, उसका फीचर्स, क्रेडिट कार्ड का मीनिंग और उसका फीचर्स, ये अपना फुल फ्लेजेड हो गया है। कुछ पूछना है तुम लोग को? अब आओ, अपने क्या देखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस किसका, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। तुम लोग को बताए थे ना लास्ट डे कि ये बेसिस भी लिखना पड़ेगा तुम लोग को। ये बेसिस लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तुम लोग का पूरा जीरो हो जाएगा। डिफरेंस किसके बीच में देखेंगे अपने, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। चलो बढ़िया। स्टेटस ऑफ कार्ड होल्डर, स्टेटस ऑफ कार्ड होल्डर। अच्छा, सबसे पहले तो तुम लोग मेरे को ये बताएगा, डेटर क्या होता है, किसको, हम, हाँ ठीक है, हम तुम लोग को फिर भी एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। मान लो ये बंदा है,
ये अपना क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आज बिजनेस क्या, तुम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्लास 11 में पढ़ा है ये, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, अकाउंट्स में नहीं पढ़ा? अच्छा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये अपना बिजनेस खोला है, तो ये कौन हो गया, ओनर। क्या हो गया, ओनर को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं ऋषि? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। ये क्या किया है, अपना बिजनेस खोला है, बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मान, अच्छा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है ना, कि जो प्रोप्राइटर है और बिजनेस है, ये दो अलग अलग पर्सन है। ये ओनर का ही बिजनेस है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। अकाउंट्स में बोल रहा है कि ओनर अलग है और ये बिजनेस अलग है, ठीक है ना। बिजनेस को भी अपने एक अलग आइडेंटिटी दे दिया जाता है, एक अलग पहचान दे दिया जाता है। तो और हम लोग अकाउंटिंग, हम कॉमर्स का बात नहीं करें, अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस मान लो, बिजनेस, रुको, हम लोग आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, क्या चीज का, आइसक्रीम। तो बिजनेस ना, एक होटल वाला आया था, 5 स्टार होटल वाला, उसको बिजनेस क्या है, आइसक्रीम बेचा है। क्या बेचा है, आइसक्रीम बेचा है। तो ये होटल वाला को क्या देना चाहिए, बिजनेस को पैसा देना चाहिए, बिकॉज होटल वाला खरीद रहा है यहाँ पे। तो ये बोला कि हम आपको पैसा अभी नहीं देंगे, हम आपको पैसा कब देंगे, 3 महीना बाद देंगे। तो बिजनेस कौन सा सेल कर रहा है यहाँ पे, कैश सेल की क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कर रहा है। बिजनेस को क्या होगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, दैट इज 3 महीना बाद पैसा मिलेगा। तो बिजनेस को बेनिफिट होगा फ्यूचर में। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, असेट की लाइबिलिटी, असेट हो गया, क्योंकि उसको बेनिफिट होगा फ्यूचर में। और ये जो होटल वाला है ना, जो मेरा कस्टमर है, जो मेरे से उधार में सामान लेके गया है, इसी को क्या बोलेंगे ना अपने, डेटर। क्या बोलेंगे, डेटर। तो डेटर मतलब बेसिकली बिजनेस का कस्टमर, ठीक है ना। बिजनेस का क्या है, कस्टमर, वो मेरे से उधारी लिया है, वो मेरे को बाद में पैसा देगा। समझ में आया? तो बोलो, क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक की तरफ से सोचो, अपने डेटर हुए कि नहीं हुए क्रेडिट कार्ड के केस में, बिकॉज अपने उसका पैसा ले लिए। तो बैंक को क्या है, मेरे से पैसा मिलेगा, तो हम लोग क्या हो गए, उसके डेटर हो गए। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अपने क्या कर रहे हैं, मेरे बैंक में ऑलरेडी पैसा है, तभी हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर मेरे बैंक में पैसा नहीं होगा तो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो देखो, छोटा छोटा वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट ही अगर क्लियर नहीं होगा ना अकाउंटिंग का, तो तुम लोग को कॉमर्स में प्रॉब्लम होगा फिर। हर चीज इंटर रिलेटेड है, कॉमर्स अकाउंट्स इंटर रिलेटेड है, कुछ कुछ टर्म्स है जो दोनों में यूज होता है। समझा? तो ये सब 11 में पूरा पढ़ाया जाता है, अकाउंट्स में, नॉट इन कॉमर्स, अकाउंट्स में ये सब पढ़ाया जाता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, ये वो करके बहुत सारा चीज है। पढ़े थे ना ऋषि अपने डेटर वगैरह सब अकाउंटिंग उसमें, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। चलो, तो अपने डिफरेंस देख रहे हैं डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का। पहला क्या देख रहे हैं बेसिस, स्टेटस ऑफ कार्ड होल्डर, की कार्ड होल्डर का क्या स्टेटस हो जाता है डेबिट कार्ड के केस में और क्रेडिट कार्ड के केस में। तो डेबिट कार्ड के केस में कार्ड होल्डर का स्टेटस क्या हो जाता है, नॉट अ डेटर। बिकॉज यहाँ पे बिजनेस मैंने बैंक को पैसा तो पाना नहीं है ना, मैंने कस्टमर का ऑलरेडी बैंक में पैसा था, वही कट रहा है बस, राइट। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में तो क्या, अपने को तो उधारी मिल रही है ना, आपने तो उसका पैसा भी यूज करे, अपने को पेमेंट बाद में उसको देना है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बैंक बिजनेस कर रहा है, बैंक क्या है, अपने को उधार में पैसा दे रहा है, अपने क्या करेंगे, उसको फ्यूचर में पैसा देंगे। क्लियर? क्रेडिट फैसिलिटी, डेबिट कार्ड के केस में क्या, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार, क्रेडिट मतलब उधार। तो डेबिट कार्ड के केस में अपने को कुछ भी उधार मिल रहा है क्या, नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में अपने को उधार मिल रहा है। फिर पेमेंट बाय द कार्ड होल्डर, डेबिट कार्ड के केस में बिफोर यूजिंग द कार्ड, आपने कार्ड यूज करे उसी समय अपना पेमेंट हो जा रहा है, राइट। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है, आफ्टर यूजिंग द कार्ड। यहाँ पे तुम लोग ये वाला चीज को लेके ऐसे भी बोल सकता है कि पेमेंट बाय द कार्ड होल्डर में डेबिट कार्ड के केस में क्या बोल रहा है कि मैंने बैंक को क्या है, पहले पैसा दे दिए, वही पैसा मेरा कट रहा है ना। तो कार्ड अपने यूज करे, उससे पहले ऑलरेडी मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में अपने पेमेंट कब कर रहे हैं उसको, आफ्टर यूजिंग द कार्ड। एक बार कार्ड यूज कर लिए, फिर अपने बाद में महीना भर के बाद अपने उसको पेमेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटी इन सम फॉर्म, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, गिरवी रखना कुछ। जैसे आज अगर समझो अपने बैंक से लोन लेते हैं, आज मान लो
हम 20 लाख का लोन ले रहे हैं, तो बैंक मेरे को किस मुंह से देगा? हम लेके भाग गए तो, है ना? तो बैंक बोलता है आप अपना कुछ ज्वेलरी या कुछ भी आप मेरे पास रखवा दो, कि अगर इनकेस आप भाग भी गए तो हम क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे उसको बेच के। तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी या फिर मॉर्टगेज या फिर प्लेज, अलग अलग नाम है ये सब चीज का। समझ में आया? तो डेबिट कार्ड के केस में नॉट रिक्वायर्ड, क्रेडिट कार्ड के केस में कभी कभी कोई बैंक बोलता है कि भाई हम आपको 2 लाख रुपए का, मतलब हम आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, आप इसमें से तो जितना भी पैसा यूज कर सकते हो, मान लो 2 लाख किए, 3 लाख किए, अब अगर आप पैसा नहीं लौटाए तो फिर हम लोग का नुकसान हो जाएगा, तो आप कुछ असेट अपना गिरवी रख दो, मैंने कुछ हम लोग के पास रख दो। समझ में आया? लेकिन जनरली ऐसे नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभी हो भी सकता है, कोई कोई केस में बैंक बोल भी सकता है कि आप अपना सिक्योरिटी को रखो हमारे पास। तो अपना बेसिस अपने कितना किए एक बार बताओ मेरे को? 4 बेसिस। पहला क्या, लर्न करो मेरे साथ, स्टेटस ऑफ कार्ड होल्डर, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट फैसिलिटी। थर्ड, पेमेंट बाय द कार्ड होल्डर। फोर्थ, सिक्योरिटी इन सम फॉर्म। तो डेबिट कार्ड के केस में क्या कोई सिक्योरिटी चाहिए? क्रेडिट कार्ड के केस में चाहिए होता है। क्लियर? ठीक है, अब आओ टेली बैंकिंग में। टेली बैंकिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। टेली मतलब क्या हो गया? टेलीफोन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म बोला है टेली बैंकिंग। अंडर दिस सिस्टम द टेलीफोन ऑफ अ कस्टमर, टेलीफोन बोलो, पहले के जमाने में टेलीफोन होता था, आजकल तो मोबाइल होता है ना? तो ये बहुत पुराना बुक है इसलिए टेलीफोन लिखा हुआ है। द टेलीफोन ऑफ अ कस्टमर इज लिंक्ड टू द बैंक कंप्यूटर। तो अपना कस्टमर क्या होता है? अपने कस्टमर है, अपना जो मोबाइल है वो मैंने बैंक का जो कंप्यूटर है उसमें रजिस्टर्ड होता है। हर बैंक के पास क्या होगा? अपना अकाउंट होगा। तो वो लोग क्या करता है, अपने मेरे अकाउंट में वो लोग मेरा नंबर को रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है ना? तो वो लोग क्या देते हैं, अपना कस्टमर केयर नंबर दे दिया मान लो। अगर मेरे को मेरा बैलेंस जानना है कि मेरा बैलेंस कितना बचा है ना, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, तो हम क्या उन लोग का कस्टमर केयर में कॉल करेंगे, कुछ दबाने बपाने बोलेगा, 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, ऐसे कुछ दबाने बोलेगा, और फिर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो हम मोबाइल के थ्रू ले सकते हैं। दिस इज ओनली टेली बैंकिंग। ये पहले बहुत चलता था ये सब, आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशन आ गया तो अपने तुरंत चेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, चलता है ये सब, इसीलिए तुमको दिया हुआ है। तो क्या लिखा है बताओ? अंडर दिस सिस्टम द टेलीफोन ऑफ अ कस्टमर इज लिंक्ड टू द बैंक कंप्यूटर। तो कस्टमर का टेलीफोन किसके संग लिंक होता है? बैंक के कंप्यूटर, ठीक है ना? मैंने उनके कंप्यूटर में मेरा नंबर रजिस्टर्ड, राइट? द कस्टमर कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस इन हिज अकाउंट। तो मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, एंड लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, मेरा लास्ट 5 दिन का कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। तो मेरे को टेलीफोन के थ्रू हर चीज समझ में आ जाएगा। अच्छा, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। बोल रहा है कि फैसिलिटी पूरा 24 घंटा में, अगर मेरे को रात में भी कॉल करना है तो हम रात में भी कॉल करके पता कर सकते हैं। ये नहीं कि कस्टमर केयर वाले लोग मेरे को उस समय रिप्लाई नहीं करेगा, आधा से आधा बार वो लोग रिप्लाई नहीं करते, होल्ड में डाल देते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन यहाँ पे चीज लिखा है कि वो 24 आवर्स ये फैसिलिटी मेरे को मिल रहा है, राउंड द क्लॉक मतलब पूरा 24 आवर्स। समझ में आया? तो चलो इसको अपने लर्न करते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग को एमसीक्यू में पूछेगा तो पूछ सकता है, लेकिन जनरली नहीं पूछता है वाला टॉपिक, ये बहुत आउटडेटेड टॉपिक है, उतना नहीं पूछता है। तो बताओ मेरे साथ, लर्न कर लो। अंडर दिस सिस्टम द टेलीफोन ऑफ अ कस्टमर इज लिंक्ड टू द बैंक कंप्यूटर, ठीक है ना? द कस्टमर कैन गेट इंफॉर्मेशन, कस्टमर को क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगा, किस किस चीज से रिलेटेड, कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, मेरा लेटेस्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। तो टेलीफोन के थ्रू ही मेरे को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये फैसिलिटी मेरे को राउंड द क्लॉक मिल रहा है, मतलब पूरा जब मेरे को करना है तब इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, बट 24 घंटा मेरे को ये फैसिलिटी मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? ये था अपना टेली बैंकिंग। अब आ जाओ इसमें, क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अपने कहाँ पढ़े थे ये? आरटीजीएस। आरटीजीएस कहाँ करवा सकते हैं? जो बैंक के पास कौन सा फैसिलिटी है? सीबीएस फैसिलिटी है ना, वहीं पे आरटीजीएस अपना हो सकता है, ये अपने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। तो सीबीएस का फुल फॉर्म याद करो, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या है वापस से बोलो? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, under this system a customer becomes customer of the bank rather than customer of the branch। तो इस सिस्टम में कस्टमर ब्रांच का कस्टमर नहीं बनता है, पूरा
बैंक का ही कस्टमर बन जाता है। समझ में आया? लर्न करो धीरे धीरे, देखो पूरा समझ में आएगा। इस सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर क्या बनता है, कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन कस्टमर ऑफ द ब्रांच। बाई ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच, अगर अपने बैंक अकाउंट खोले हैं एक ब्रांच में, उस ब्रांच में क्या है, सीबीएस फैसिलिटी है, वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाला फैसिलिटी को अडॉप्ट कर रखा है। वापिस से देखो, बाई ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच, अपने एक बैंक में क्या कर रहे हैं, बैंक के एक ब्रांच में अकाउंट खुलवा रहे हैं, और वो ब्रांच के पास क्या है, वो सीबीएस इनेबल्ड है, सीबीएस का फैसिलिटी है उसके पास। Customer can operate the same account in all the CBS branches of the bank anywhere across the country. इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ऑपरेट कर सकते हैं। ट्राई करो, क्या बोला वो, अगर एक ब्रांच में हम लोग हम मतलब यहाँ पे खुले हैं तो कहीं और भी ब्रांच से करवा लेंगे तो ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो आईसीआईसीआई का एक ब्रांच है भांगुड़ में, वो सीबीएस इनेबल्ड है, ठीक है, उसके बाद सीबीएस का फैसिलिटी है। हम वहां जाके क्या करवाए हैं, अपना अकाउंट खुलवाए हैं, हम वहां जाके क्या करवाए हैं, अपना अकाउंट खुलवाए हैं। देखो उसके बाद क्या लिखा है, कस्टमर कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट। अब वो अकाउंट हम खुलवा लिए वहां पे, तो कस्टमर कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट इन ऑल द सीबीएस ब्रांचेस ऑफ द बैंक एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। अब मान लो आईसीआईसीआई का एक ब्रांच होगा चंडीगढ़ में भी, तो अगर वो ब्रांच मेरा सीबीएस इनेबल्ड है, तो सेम अकाउंट हम वहां पे भी जाके अपना ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है, हम एक ब्रांच के कस्टमर नहीं बन रहे हैं, पूरा बैंक के कस्टमर बन रहे हैं। क्लियर? लेकिन अगर कोई हम ऐसा ब्रांच में जा रहे हैं जहां पे सीबीएस का फैसिलिटी नहीं है, तो क्या वहां से हम अपना अकाउंट को ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं, सीबीएस इनेबल्ड होना चाहिए, तभी हम वो अकाउंट अपना वहां जाके ऑपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो एक बार इसको अपने लर्न करते हैं। बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच विच हैज सीबीएस इनेबल्ड, कस्टमर कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट इन ऑल द सीबीएस ब्रांचेस ऑफ द बैंक एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। तो वो बैंक मेरा चाहे कहीं पे भी हो, कंट्री में कहीं पे भी हो, अगर अगर चंडीगढ़ में वो बैंक है और अगर वो सीबीएस इनेबल्ड है, तो वहां जाके भी क्या है, हम अपना सेम अकाउंट जाके चला सकते हैं। ठीक है? द बैंक गिव्स अ यूनिक आईडी टू अ सीबीएस कस्टमर। तो बैंक क्या करता है, यूनिक आईडी देता है, किसको, सीबीएस कस्टमर को। सीबीएस ऑल्सो नोन एज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन, इसका एक और नाम है, सीबीएस का एक नाम क्या था, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इसको और एक नाम से जाना जाता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन। ये क्या करता है, अपने को कुछ फैसिलिटीज ऑफर करता है। तो सीबीएस का दो नाम बताओ, पहला क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, दूसरा सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन। अच्छा एक बार वापस से बताओ तो, इस सिस्टम में कस्टमर क्या बनता है, कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन कस्टमर ऑफ द ब्रांच। ठीक है, फिर ये वाला लाइन मेरे साथ रिपीट करो, बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच विच हैज सीबीएस इनेबल्ड, कस्टमर कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट in all the CBS branches of the bank anywhere across the country। ठीक है? और बैंक क्या करता है, सीबीएस कस्टमर को क्या देता है, यूनिक आईडी देता है। ठीक है? अच्छा, तो सीबीएस जो है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन, ये क्या फैसिलिटीज अपने को ऑफर करता है, देखो, कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ द सीबीएस ब्रांचेस। अपने कोई भी सीबीएस ब्रांच में जाके वहां से कैश विड्रॉ कर सकते, विड्रॉ मतलब निकालना होता है। ठीक है? दूसरा क्या बोल रहा है, अपडेटिंग ऑफ पासबुक एट ऑल सीबीएस बैंक, कोई भी बैंक कोई भी ब्रांच में चले जाएंगे और वहां जाके क्या है, अपना पासबुक होता है ना जिसमें सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रहता है, वहां जाके वो अपने अपडेट करवा सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इंस्टेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द अकाउंट्स इन सीबीएस ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब एक बैंक है उसका, मैंने दो ब्रांच है, मान लो दोनों ही सीबीएस है, तो अपने क्या कर सकते हैं, एक ब्रांच से जो दोनों ही सीबीएस है, सीबीएस का फैसिलिटी है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसको, फंड्स को। ठीक है ना? वापिस से देखो एक बार लास्ट वाला, इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द अकाउंट्स इन सीबीएस ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। तो दोनों ब्रांच क्या होना चाहिए, सीबीएस इनेबल्ड होना चाहिए, हम इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? एक बार तीनों चलो रिवाइज करें, बोलो मेरे साथ, क्या फैसिलिटी मिल रहा है अपने को, कैश विड्रॉल फैसिलिटी मिल रहा है फ्रॉम एनी ऑफ द सीबीएस ब्रांचेस। दूसरा क्या कर सकते हैं, पासबुक अपडेट कर सकते हैं एट ऑल सीबीएस ब्रांचेस। थर्ड, इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो सकता है बिटवीन द अकाउंट्स इन सीबीएस ब्रांचेस। ठीक है?
इसको अपने ऐसे भी कर सकते हैं, अगर अपना सीबीएस दो अकाउंट है, मान लो अपना दो अकाउंट है और दोनों ही सीबीएस है, तो अपने जल्दी से जल्दी क्या है, 1 सेकंड के अंदर अपना इंस्टेंटली फंड्स ट्रांसफर हो जाए। पूछना है कुछ? चलो आओ। मोबाइल बैंकिंग क्या लिखा हुआ है? मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल के थ्रू जो अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट? आजकल तो तुम लोग देखा होगा मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है ना? एप्लीकेशन की वो आईडी डालना पड़ता है, वो पासवर्ड होता है, वो डालो, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं अपने। डेबिट कार्ड मंगवाना है, चाहे वाटर बिल्स भरना है, चाहे स्कूल का फीस भरना है, इंश्योरेंस का भरना है, चाहे लोन का पैसा भरना है, सारा चीज मेरा क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा। हाँ, आजकल हर चीज लिंक्ड हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स के थ्रू जो अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक का, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, बोलो मेरे साथ ये लाइन। मोबाइल बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल फोन्स। मोबाइल बैंकिंग इज टेकिंग ऑफ इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? मोबाइल बैंक यहाँ पे इंडिया का तो बाबू बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, बस मोबाइल बैंकिंग इज टेकिंग ऑफ इन इंडिया। टेकिंग ऑफ मतलब बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है। मोबाइल बैंकिंग आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना? लैपटॉप कहाँ ले लेके फिरेंगे, कंप्यूटर कहाँ ले लेके फिरेंगे, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। समझ में आया? जैसे तुम लोग क्लास के बाद दिखाएंगे, मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा एक अकाउंट है, तो हम उसका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मेरा सारा चीज हो जाएगा। तो मेरे को बार बार आईडी पासवर्ड भी नहीं डालना पड़ेगा। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन में आईडी पासवर्ड एक बार डाला हुआ है, सीधा पेमेंट करना है, 1 सेकंड में पेमेंट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है ना, जैसे ही कोटक महिंद्रा का भी तुम लोग अगर प्ले स्टोर में या तुम लोग अपना ऐप स्टोर जिसमें भी जाएगा, तो हर बैंक का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो, वहां से सारा चीज हो जाएगा। समझा? तो वही चीज है। तो मोबाइल बैंकिंग क्या हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। A bulk of mobile banking is used for inquiries such as balance status. आज हम जाके देख सकते हैं मेरा अभी इनको मेरा बैलेंस कितना है मेरे बैंक में, हम तुरंत देख पाएंगे। हम लास्ट 1 महीना में कितना ट्रांजेक्शन किए वो देख सकते हैं। मेरे पास कितना पैसा कब आया है, हम कितना पेमेंट किए सब देख सकते हैं, कितना डेबिट हुआ है कितना क्रेडिट हुआ है सब देख सकते हैं। कौन कौन भेज रहा है वो तक मेरे को दिख जाता है। कितना बजे आ रहा है पैसा वो तक दिख जाता है। तो हर चीज मेरे को दिख जाएगा, है ना? तो वही लिखा हुआ है। A bulk of mobile banking is used for inquiries such as balance status or services provided such as new checkbook issuance. मेरा चेकबुक मान लो खो गया या भर गया, तो मेरे को चेकबुक मंगवाना पड़ेगा ना। चेक काट के अगर हम देंगे तो चेक ही नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से काट के देंगे? तो चेकबुक भी हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मंगवा सकते हैं। रिक्वेस्ट डाल देंगे, मेरे पास चेकबुक आ जाए। हर चीज का फैसिलिटी होता है। अभी तुम लोग एक्चुअली यूज नहीं करते हो शायद, इसलिए तुम लोग को नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है ना, मतलब जब रियल लाइफ में यूज करेगा ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा ये सब क्या होता है। हम यूज करते हैं इसलिए मेरे को पता है। क्लियर हुआ? आओ। Among other services that are available on the mobile banking platform are paying utility bills. यूटिलिटी बिल्स देखो, जैसे क्या हो गया, टेलीफोन का अगर मेरे को रिचार्ज वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट करना है तो वो भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ खर्चा देना है, स्कूल का कोई फीस देना, कोई इंस्टॉलमेंट अपने को भरना है, तो हर चीज क्या है, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा, है ना? मेरे को अपना अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है, कुछ भी है, हर चीज हम देख सकते हैं इसके थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तुम लोग को क्या है ना, मोबाइल बैंकिंग के ऊपर वो दे सकता है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट। 4 नंबर का या 5 नंबर का, 2 नंबर का तुम लोग को शॉर्ट नोट दे देता है। मोबाइल इज यूजुअली यूज फॉर ट्रांजैक्शन सच एज फंड्स ट्रांसफर। मेरे को पैसा भेजना है तो हम भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, है ना? वो मैंने सामने वाले का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, आईएफएससी कोड जो होता है वो सब डालना पड़ेगा, तो क्या है, उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो मोबाइल इज यूजुअली यूज फॉर ट्रांजैक्शन सच एज फंड्स ट्रांसफर। कोई बिल का मेरे को पेमेंट वगैरह करना है, कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट वगैरह करना है, तो हर चीज टोटल चीज हम क्या है उसमें से कर सकते हैं। इतना समझ में आया? मोबाइल बैंकिंग सिंपली मींस व्हाट, मोबाइल फोन्स के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू अपने जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह करें, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। और क्या चीज आता है मोबाइल बैंकिंग के अंदर, वो भी देख लो।
और क्या चीज आ रहा है? मोबाइल बैंकिंग कैन बी डन थ्रू एसएमएस। अपना जो एसएमएस वगैरह आता है वो भी क्या हो गया, फोन में ही तो आ रहा है। ब्राउजिंग द इंटरनेट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउजिंग द इंटरनेट? गूगल क्रोम खोल रहे हैं, बैंक का वेबसाइट में जा रहे हैं, आईडी पासवर्ड लॉगिन कर रहे हैं, फिर अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फोन के थ्रू कर रहे हैं ना, फोन में भी तो गूगल है अपना। तो ब्राउजिंग द इंटरनेट में तो गूगल क्रोम के थ्रू जो भी हो रहा है। गूगल क्रोम मेरा चलेगा कैसे जब क्या होगा, मेरे पास इंटरनेट होगा। तो वही हो गया ब्राउजिंग द इंटरनेट ऑन द टेलीफोन और थ्रू एप्स, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन होता है वो। मोबाइल एप्लीकेशन है वो तो ठीक है, चलो फाइन। लेकिन अपने गूगल के थ्रू जाके बैंक का वेबसाइट खोल लेंगे, लिंक डाल के बैंक का वेबसाइट खोल लेंगे, वहां पे भी तो अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपने चला सकते हैं ना। वो चीज बोल रहे हैं। In the SMS format, the bank gives the particular code. एसएमएस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, देखो बैंक अपने को तुम लोग देखा होगा ना कि बहुत बार बैंक बोलता है कि समझो 78910 तो नंबर है जिसमें अपने को मैसेज भेजना है, उसमें बोलता है 123 कोड डाल दीजिएगा बस, तो आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपके पास इंफॉर्मेशन मान लो 123 क्या है, बैलेंस इंक्वायरी का कोड नंबर हो गया, तो जैसे हम 123 मैसेज भेजेंगे तुरंत 2-4 मिनट में क्या है मेरे पास आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। समझ में आया? तो वो क्या है, एसएमएस के फॉर्म में मेरे पास आ रहा है, तो वही है। इन द एसएमएस फॉर्मेट, देखो रिलेट करो तुम लोग, द बैंक गिव्स अ पर्टिकुलर कोड, बैंक अपने को 123 कोड दे दिया, विच नीड्स टू बी सेंट टू अ डेजिग्नेटेड नंबर। मान लो जो तुम लोग को बोले थे 998 जो भी बोले थे, 9810 11 जो भी बोले थे, उस नंबर पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को वो कोड भेजना पड़ेगा, एंड रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। तो मेरे को बैंक की तरफ से क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। दीज कैन बी फॉर बैलेंस इंक्वायरी, अगर मेरे को बैलेंस इंक्वायरी करना है तो। स्टॉप चेक क्या होता है बताओ तो, स्टॉप चेक। अगर मान लो चेक चेक काट दिए और मेरा खो गया, अब डर लग रहा है कि भाई कोई कुछ अगर कर लेगा, बैंक में ले जा के अगर मैं पैसा वैसा करवा लिया तो फिर क्या, हाँ तो कैंसिल करवा सकते हैं हम, चेक को रुकवा सकते हैं, है ना। तो भी हम एसएमएस वाला फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट अगर मेरे को चेक करना है कि भाई मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है लास्ट 4-5 दिन में, मेरे पास कितना रुपया आया है कितना रुपया गया है, अगर मेरे को वो चेक करना है। और भी बहुत सारे सर्विसेज है जो अपने एसएमएस के थ्रू ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम ही चीज लिखा है, एक बार जस्ट रीड कर लो। ब्राउजिंग मेथड, भाई गूगल क्रोम वाला बात हो रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक मैनर में बता दिया। इन द ब्राउजिंग मेथड क्या बोले, गूगल क्रोम खोल के जो अपने कर रहे हैं। अच्छा गूगल क्रोम तो अपने लैपटॉप में भी खोल सकते हैं, कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं और मोबाइल में भी खोल सकते हैं ना, तो तीनों के थ्रू ही हो सकता है अपना। ब्राउजर गूगल क्रोम तो सब जगह है मेरा। इन द ब्राउजिंग मेथड अ पर्टिकुलर बैंक, हर बैंक का क्या होता है अपना वेबसाइट होता है ना। A particular bank's website can be accessed with the help of customer identification and net banking password. आज अपने गूगल क्रोम के थ्रू मैंने गूगल क्रोम खोले, फिर आपने क्या है वहां पे बैंक का वेबसाइट सर्च की, बैंक का वेबसाइट आ गया। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, अपना मेरा जो आईडी पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा, तभी तो मेरा अकाउंट खुलेगा ना, नहीं तो खुलेगा कैसे, राइट। कोई पब्लिक थोड़ी ना होता है मेरा अकाउंट, तो प्राइवेट चीज है, मेरे को अपना आईडी पासवर्ड पर्सनल डिटेल्स जो है वो डालना पड़ेगा, तभी मेरा अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, अ पर्टिकुलर बैंक्स वेबसाइट कैन बी असेस्ड with the help of customer identification and net banking password. नेट बैंकिंग मतलब इंटरनेट के जरिए से जो हम बैंकिंग करें, दिस इज नेट बैंकिंग। हाउएवर, अच्छा अब तुम लोग एक चीज नोटिस किया होगा, जो मोबाइल में एप्लीकेशन होता है बहुत छोटा सा होता है, वो अलग दिखता है, लेकिन आज अगर हमने कंप्यूटर लैपटॉप में खोलेंगे तो एक अलग दिखेगा, हर चीज बड़ा बड़ा दिखेगा वहां पे, हर चीज और स्पेसिफिकली और अच्छे से दिखेगा अपने को, है ना। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है उसमें बहुत छोटा छोटा दिखता है हर चीज, लेकिन अगर वही सेम चीज अगर अपने अपना अकाउंट लैपटॉप में खोल रहे हैं तो वहां पे अपने को हर चीज बड़ा दिखता है ना, थोड़ा डिफरेंट दिखता है, उसका उसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट रहता है। However, the site for the mobile banking at time is different from what is seen on the computer and users may take time to adjust. समझ में आया? तो अपने को मोबाइल में जब अपने मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं और अगर अपने लैपटॉप में खोल रहे हैं, हम तो आज तक कभी अपने लैपटॉप में ब्राउजर के थ्रू अपना वेबसाइट खोले नहीं, हर चीज मेरा मोबाइल ऐप मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है। तो हो सकता है कभी अगर हम लैपटॉप में खोले इंटरनेट मैंने गूगल क्रोम के थ्रू, तो मेरे को थोड़ा डिफरेंट दिखे मेरा हर चीज, तो थोड़ा अलग अलग दिखता है, तो कस्टमर्स थोड़ा सा वो हो जाता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है उस चीज को, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं। समझ में आया? तो ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को यहाँ पे मतलब क्या पूछ सकता है, शॉर्ट नोट पूछ सकता है, और अगर 2 नंबर के लिए पूछेगा भी कि मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, तो शुरू का 2-3 लाइन लिख देना, ठीक है ना। चलो फिर क्या लिखा हुआ है देखो, एसएमएस अलर्ट्स क्या है,
हाँ, मेरा आज समझो मेरे अकाउंट में इनकेस पैसा कोई भेजा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹10,000। अगर मेरा अकाउंट से पैसा कट रहा है तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ इतना इतना रुपीज, राइट। तो वही चीज है। देखो, अंडर दिस सर्विस अ कस्टमर गिव्स हिज और हर मोबाइल नंबर। इस सर्विस में हम लोग क्या करते हैं, मतलब इस सिस्टम में अपने क्या करते हैं, कस्टमर जो है वो अपना मोबाइल नंबर देता है। किसको देगा, बैंक को देगा। अपने क्या करते हैं, बैंक को अपना मोबाइल नंबर देते हैं। बैंक क्या करेगा, उसको खो देगा कि रिकॉर्ड करके रखेगा, रिकॉर्ड करके रखेगा। कहाँ पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम, दिमाग में नहीं, कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज इतने सारे क्लाइंट है, कितना याद रखेगा वो। द बैंक रिकॉर्ड्स द मोबाइल नंबर इन इट्स कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहला चीज अपने क्या पढ़े, अपने को क्या करना है, उनको मोबाइल नंबर देना है। फिर वो बैंक क्या करेगा, अपना कंप्यूटर सिस्टम में मेरा नंबर को रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। क्योंकि बैंक के पास उसके कंप्यूटर सिस्टम में क्या मेरा अकाउंट होगा, वो वहां पे रिकॉर्ड कर लेगा। वेन एवर देर इज अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब डेबिट या क्रेडिट, जब भी कोई एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे रुपया आ रहा है चाहे रुपया जा रहा है, देर इज ऑटोमेटिकली SMS ऑन द कस्टमर्स मोबाइल। ऑटोमेटिकली क्या है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई मेरे अकाउंट में इतना रुपया आया है। द SMS स्टेट्स द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, कितना रुपया मेरे पास आया है वो भी दिखेगा। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कब आया है ना, वो भी दिखेगा। एंड द बैलेंस इन द अकाउंट ऑन दैट, और मेरे को लास्ट में ये भी दिखाता है कि अब करेंटली मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस हो गया है। तो बोलो SMS क्या दिखाता है, यहाँ पे कितना चीज लिखा है, 3 चीज लिखा है। पहला अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कि वो ट्रांजेक्शन कब हुआ है, तीसरा बैलेंस इन द अकाउंट ऑन दैट डेट। Thus, the customer receives all the information about his or her account without visiting the bank. तो मेरे को बैंक उतना विजिट करने की जरूरत नहीं, मेरे को सारा इंफॉर्मेशन बैठे बैठे आराम से मिल सकता है। क्लियर हुआ, तो चलो बोलो मेरे साथ। SMS अलर्ट्स में अपने क्या देखे, अंडर दिस सर्विस अ कस्टमर गिव्स हिज और हर मोबाइल नंबर। दूसरा, बैंक क्या करता है, इसको रिकॉर्ड करता है, कहाँ पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम में। जब भी कोई एक ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा, डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, देयर इज ऑटोमेटिकली अ SMS ऑन द कस्टमर्स मोबाइल। SMS अपने को क्या बताता है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द बैलेंस इन द अकाउंट ऑन दैट डेट, ठीक है। कुछ पूछना है तुम लोग को यहां तक, फाइन। उसके बाद क्या है, अपना है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको क्या बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। कोई बोल सकता है डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, पता है तुम लोग को, अगर तुम लोग स्कूल में एक्सेप्ट नहीं करता डिमांड ड्राफ्ट, कॉलेज में भी एक्सेप्ट करेगा। जब हम अपने कॉलेज में थे तो वो लोग क्या करता है, कैश एक्सेप्ट नहीं करते, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। क्या होता है चेक, क्या होता है चेक, चेक और डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट के बीच का डिफरेंस हम तुम लोग को बताते हैं। चेक बाउंस हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होगा। मेजर डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर इट इज अ टाइप ऑफ चेक ओनली। देखो क्या बोले, एक तो हम तुम लोग को चेक, और दूसरा हम तुम लोग को क्या बोले, डिमांड ड्राफ्ट। इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है, कि ये बाउंस हो सकता है और ये बाउंस नहीं हो सकता है, ठीक है। आज मान लो हम चेक काट के दे दिए 10 लाख का तुम लोग को, मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट कौन इश्यू करता है, अपने को क्या है ना, बैंक को जाके बोलना पड़ता है कि मेरे को 10 लाख का क्या है, मेरे को मान लो तुम लोग को पैसा देना है, एकदम स्टोरी के जैसे समझो, ठीक है ना। मेरे को मान लो तुम लोग को पैसा देना है, तो हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे कि ये थर्ड पार्टी है, क्या करो आप मेरे को डिमांड ड्राफ्ट दे दो। वो सबसे पहले तो मेरे को फॉर्म देगा, ठीक है ना, हम फॉर्म वगैरह भरेंगे। उसके बाद वो मेरे से डिमांड ड्राफ्ट का कुछ चार्जेस भी लेता है, कुछ 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया कुछ लेता है। करेंटली कितना चल रहा है मेरे को पता नहीं, नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं, सुनो तो वो मेरे से कुछ पैसा लेता है। और आज मान लो हम कितना, मेरे को कितना पेमेंट करना है तुम लोग को, 1 लाख रुपया। तो वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट से पहले ही पैसा कट जाता है, और फिर वो मेरे को डिमांड ड्राफ्ट, वो चेक के जैसा ही होता है, वो मेरे को दे देगा।
फिर हम क्या करेंगे, तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग अपने बैंक में उसको ले जाओगे, तुम लोग कोई भी बैंक में लेके जा सकते हो, तुम लोग का अकाउंट जिस बैंक में तुम लोग उसको लेके चले जाओगे डिमांड ड्राफ्ट को, जैसे ही वो डिमांड ड्राफ्ट तुम लोग डिमांड करेगा, तुम लोग का बैंक तुम लोग को पैसा दे देगा, बिकॉज मेरा बैंक क्या किया है ऑलरेडी, मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया है, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता है। समझ में आया? और ये नहीं कि मेरा अकाउंट अगर आईसीआईसीआई में है तो तुम लोग को भी आईसीआईसीआई में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तुम लोग एचडीएफसी में भी लेके जा सकते हो, तुम लोग का अकाउंट जिसमें है तुम लोग उसमें लेके चला जाएगा, तुम्हारा बैंक तुमको पैसा दे देगा, तुम्हारे अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा। ये है डिमांड ड्राफ्ट। क्लियर हुआ एक सिनेरियो तुम लोग को? तो मेजर डिफरेंस अगर समझो, तुम लोग को स्कूल में तो ऑफकोर्स नहीं पूछेगा, बट तुम लोग को नॉलेज में होना चाहिए कि क्या है डिफरेंस चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बीच में। चेक क्या होता है, बाउंस होता है, डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता, कभी भी बाउंस नहीं हो सकता। अच्छा, अच्छा, बाउंस हो जाना को पता है एक और वर्ड क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में अपने बहुत बार किए होंगे, तुम लोग भी किया होगा 11 में अगर अकाउंट्स पढ़ा है तो। डिसऑनर, क्या बोलते हैं, डिसऑनर, डिसऑनर, है ना? ठीक है। और ऑनर मतलब क्या होता है, पैसा मिल जाना, डिसऑनर मतलब पैसा नहीं मिले, तो वही है। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डिसऑनर की ऑनर? ऑन ऑनर होता है, मतलब पैसा मिल जाता है, तुम अगर लेके जाएगा तो तुमको पैसा मिल जाएगा, ये नहीं कि तुमको पैसा नहीं मिलेगा। देखो क्या लिखा है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क ही कर लो तुम लोग। या तो 2 नंबर के लिए देगा, या तो तुम लोग को शॉर्ट दे देगा, लॉन्ग क्वेश्चन। चलो अब क्या लिखा हुआ है देखो। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ चेक ड्रॉन बाय अ बैंक, ड्रॉन बाय अ बैंक मतलब बैंक इशू करता है, बैंक देता है अपने को चेक, आइदर ऑन इट्स ओन ब्रांच। तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट देता है, ये हम लोग अपने मैंने, मेरा ही अगर समझो, मेरा है बांगुड़ वाले ब्रांच में, तुम लोग का भी अकाउंट क्या है बांगुड़ वाले ब्रांच में, तो डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। और ऑन अनदर बैंक इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी, या फिर अगर समझो तुम लोग का अकाउंट कोई दूसरे बैंक में है तो वहां पे भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये डिमांड ड्राफ्ट में किसका नाम लिखा है, तुम लोग का नाम लिखा है, तो पहला दो पार्टी क्या हो गया, हम और बैंक, तीसरा पार्टी क्या हो गया, तुम लोग, तो थर्ड पार्टी का नाम उस डिमांड ड्राफ्ट में लिखा हुआ होता है। समझ में आया? एकदम दिमाग में बैठाओ, लर्न करो मेरे साथ। अ डिमांड ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ चेक, कौन बनाता है, बैंक बनाता है, ड्रॉन बाय अ बैंक आइदर ऑन इट्स ओन ब्रांच और ऑन अनदर बैंक इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के फेवर में डिमांड डिमांड ड्राफ्ट बनता है, बैंक ऑफ ड्राफ्ट बनता है। इट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन इट। अब वो डिमांड ड्राफ्ट में किसका नाम लिखा रहेगा, हम किसका नाम लिखवाएंगे, तुम लोग का, तो किसको पैसा मिलेगा, तुम ही लोग को पैसा मिलेगा। इट इज पेबल टू द पर्सन, किसको मिलेगा वो डिमांड ड्राफ्ट का पैसा, जिसका नाम उसमें लिखा हुआ। ठीक है। इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो तुम लोग को हम डिमांड ड्राफ्ट दे दिए, तुम लोग जब अपने बैंक में लेके जाएगा तभी तो बैंक वाला तुमको पैसा देगा ना, बैंक अपने घर में थोड़ी ना आ जाएगा पैसा लेने के लिए। तो जब तुम लोग डिमांड ड्राफ्ट को डिमांड करेगा कि भाई मेरे को पैसा दे दो, तभी बैंक क्या करेगा, तुम लोग को पैसा दे देगा। इस लाइन का मतलब क्या है, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड and is therefore also known as demand draft। तो since it is payable on demand, हम लोग जब डिमांड करेंगे मेरे को पैसा मिल जाएगा, इसलिए इस ड्राफ्ट को अपने डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते। क्लियर हुआ? चलो इतना बोलो मेरे साथ पहले। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ चेक ड्रॉन बाय अ बैंक आइदर ऑन इट्स ओन ब्रांच और ऑन अनदर बैंक इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। It is payable to the person named in it. It is always payable on demand and is therefore known as demand draft. कुछ पूछ रहे हैं? A bank draft is the most convenient. Convenient बोलो या safe बोलो, बात एक ही है। A bank draft is the most convenient and safe means of sending money from one place to another। तो ये easy चीज है, ये simple चीज है, convenient चीज है, safe चीज है, आराम से एक जगह से दूसरी जगह पैसा चला जाएगा। तुम लोग के पास रिस्क नहीं है कि तुम लोग को कैश कैरी करना पड़ रहा है ना, रिस्क फैक्टर यहाँ पे चला गया। द पर्सन हु वांट्स टू परचेज अ ड्राफ्ट, तो हम थे, मेरे को तुम लोग को रुपया देना था, तो मेरे को ड्राफ्ट खरीदना है, तो हम मेरे को क्या करना है, ड्राफ्ट खरीदना है, तो क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु वांट्स टू परचेज अ ड्राफ्ट फिल्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। हम तुम लोग को क्या बोले थे, बैंक में जाके पहले मेरे को फॉर्म भरना पड़ेगा,
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मेरे को भरना पड़ेगा विच इज अवेलेबल विद द बैंक। और वो फॉर्म मेरे को कौन देगा? हम अपने आप बना लेंगे कि बैंक देगा? बैंक देगा। तो मेरे साथ बोलो, द पर्सन हु वांट्स टू परचेज अ ड्राफ्ट fills in the prescribed form available with the बैंक। वो बैंक से क्या है, मेरे को फॉर्म मिलता है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मिलता है। द फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन, अब वो फॉर्म को क्या करेंगे, अपने खाली छोड़ देंगे कि फिल करेंगे? भरेंगे। द फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन along with the amount of the draft plus commission is paid to the bank। फॉर्म हम भर दिया अपने, फॉर्म में अपने को ये भी लिखना पड़ता है कि भाई अपने डिमांड ड्राफ्ट कितना का बनवा रहे हैं, ठीक है ना? तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, द फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन along with the amount of the draft plus commission is paid to the bank। हम तुम लोग को क्या बोले थे, कुछ कमीशन देना पड़ता है, कुछ चार्जेस देना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट का 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, कुछ अपने को बैंक को पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि अपने डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं। हु इशूज द ड्राफ्ट, तो कौन ड्राफ्ट इशू कर रहा है अपने को? यहाँ पे बैंक इशू कर रहा है, तो अपने को उसको कुछ कमीशन देना पड़ता है। ही देन सेंड्स, ही कौन हो गया? अपने लोग, मेरे को, जिसको हम पैसा देंगे। he then sends the draft to the receiver by post or courier। अब मेरे को डिमांड ड्राफ्ट मिल गया, अब हम क्या करेंगे, तुम लोग को दे देंगे, या तो पोस्ट के थ्रू देंगे, कुरियर के थ्रू देंगे, या तुम खुद जाके देंगे, जैसे भी हम तुम लोग को अब दे देंगे। द रिसीवर, रिसीवर कौन हुआ? तुम लोग, क्योंकि हम तुम लोग को दे दिए, यू आर रिसीविंग द डिमांड ड्राफ्ट। द रिसीवर कैन गेट द अमाउंट ऑफ द ड्राफ्ट फ्रॉम द कंसर्न बैंक। तुम लोग का जिस बैंक में अकाउंट है, तुम लोग क्या करेगा, वहां जाके डिमांड ड्राफ्ट का पैसा ले लेगा। देर इज नो रिस्क ऑफ डिसऑनर, ऐसा नहीं है कि तुम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, तुम लोग को डेफिनेटली पैसा मिलेगा। तो डिसऑनर का कोई रिस्क होता ही नहीं। समझ गए? क्लियर हुआ? तो चलो मेरे साथ एक बार थोड़ा बोलो ये सब चीज। बैंक ड्राफ्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ चेक ड्रॉन बाय अ बैंक। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अभी लैंग्वेज तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज आईएससी तुम लोग का यही लैंग्वेज बता रखा है। तुम लोग अगर अपने मन से घुमा के लिखेगा ना तो मार्क्स कटने का चांसेस, इसलिए हम वैसे कुछ बोलते ही नहीं है। स्पेशली डेफिनेशंस तो कभी भी अपना मन का बना के नहीं लिखना, बिकॉज बोर्ड्स बहुत मार्क्स काटते हैं अननेसेसरीली। वो लोग मार्क्स काटते हैं, वो लोग को अगर बुक का लैंग्वेज दिख गया ना तो वो लोग एकदम आंख बंद करके मार्क्स देते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं स्पेशली 10 और 12 के लोगों को कि भाई डेफिनेशंस तो एकदम लर्न करो, तुम लोग बुक का पूरा रट लो, अगर आईएससी में तुम लोग को मार्क्स चाहिए तो। बिकॉज हम जब अपने 12 में थे आई गॉट 96, मतलब वो हम तुम लोग को 12 साल पहले का बात बता रहे हैं। क्यों? हम पूरा ए टू जेड समझे थे, अपने हिसाब से समझे थे, हम ट्यूशन भी नहीं लिए थे, पर पूरा बुक का लिख के आए थे। बुक का लिखने से ही तुम लोग को मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। स्कूल में लिखेगा तुम लोग को स्कूल में मिलेगा, हम स्कूल का बात नहीं करें, लेकिन हम बोर्ड्स का बात करें। बिकॉज क्या होता है कि वो अलग अलग, जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा ही टीचर जाएगा तुम्हारा पेपर चेक करने, वहां तो अलग टीचर है। उन लोगों को क्या है ना, बुकलेट दे दिया जाता है, उन लोग को आंसर लिख के दे दिया जाता है, उन लोग को बोला जाता है अगर बच्चा का आंसर में ये दिखा तो मार्क्स देना, नहीं तो काट देना। तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। और कॉमर्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, तुम लोग को लर्न करना है, वो लिखना है, कुछ अपना दिमाग और लगाना ही नहीं है। तो ये परसेंटेज बहुत उठा देता है ये सब्जेक्ट। तो तुम लोग को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुम लोग सोचेगा लास्ट मोमेंट में जाके हम लर्न करेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो लास्ट मोमेंट में लर्न कभी नहीं हो पाता है। तो तुम लोग को शुरू से चलना पड़ेगा इस चीज के साथ। इसलिए हम लोग को क्लास में इतना बार बार बुलवाते हैं, देखो ऐसे मार्क्स करवा रहे ताकि तुम लोग के दिमाग में बैठे। अगर तुम लोग आज का आज पढ़ाई करके आज एक दो दिन में कर लेते ना, आज कल बैठ के कर लेते, देखना देखना तुम लोग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्योंकि दिमाग में वो चीज फ्रेश रहती है, बट एक हफ्ता बाद लेके बैठोगे तो सब भूल जाओगे। A bank draft is a type of check drawn by a bank either on his own branch or on another bank in favor of a third party. It is payable to whom? To the person named in it. It is always payable on demand. It is always payable on demand. इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या है? कन्वीनियंट है कि नहीं है? कन्वीनियंट है। अच्छा, द पर्सन हु वांट्स टू परचेज अ ड्राफ्ट, ऐसा बंदा जिसको ड्राफ्ट चाहिए, उसको क्या करना पड़ता है? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि वो फॉर्म किसके पास अवेलेबल है? बैंक के पास ही अवेलेबल है। द फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन अलोंग विद द अमाउंट ऑफ द ड्राफ्ट प्लस कमीशन इज पेड टू द बैंक। तो फॉर्म अपने भरते हैं, उसमें क्या लिखना पड़ता है? अपने को अमाउंट भी बताना पड़ता है कि अपने कितना अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, और बैंक को क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है ना? जो ड्राफ्ट अपने को इशू कर रहा है बैंक, जो अपने को ड्राफ्ट इशू कर रहा है, उसको अपने को कमीशन भी देना पड़ता है। फिर अपने क्या करेंगे? ये ड्राफ्ट को रिसीवर को दे देंगे। कैसे? बाय पोस्ट या फिर कुरियर। अच्छा, रिसीवर को क्या है? पैसा मिल जाएगा ड्राफ्ट का, किससे? अपने कंसर्न बैंक से। क्या रिस्क ऑफ डिसऑनर है? नहीं, कोई भी डर नहीं है, उसको पैसा आराम से मिल जाएगा। उसके ऊपर ये टेंशन नहीं कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको डेफिनेटली पैसा मिलेगा। देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, अ बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
चेक बोलो, बैंक ड्राफ्ट बोलो, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। A bank draft is a financial instrument used to remit money from one place to another. Remit मतलब क्या बोले थे लास्ट डे हम? रेमिटेंस मतलब आरटीजीएस में किए थे अपने, फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव नहीं कर सकते, याद करो। तो रेमिट का मतलब क्या बोले थे तुम लोग को हम लास्ट डे? तुम लोग लाइन छोड़ो, जो बोले थे छोड़ो, तुम लोग लाइन मैंने पढ़ के समझो ना, यहाँ पे क्या रेमिट मनी मतलब क्या बोल रहा होगा। बेसिक इंग्लिश है ये तो। रेमिट मतलब ट्रांसफर, है ना। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह अपने इजीली पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक ड्राफ्ट की मदद से। एनीबडी कैन ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी इन अ बैंक। तो मेरे बैंक में पैसा होना चाहिए तभी मेरे को बैंक ड्राफ्ट मिलेगा, नहीं तो मेरे को बैंक ड्राफ्ट नहीं मिलेगा। द बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक क्या करता है, कुछ चार्जेस काटता है जब वो बैंक ड्राफ्ट इशू करता है। तो ये वाला पैरा भी इजी है, बोलो मेरे साथ। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वापस से बोलो। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनीबडी कैन ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी इन अ बैंक। अगर मेरे बैंक में मनी नहीं हुआ तो मेरे को बैंक ड्राफ्ट नहीं मिलेगा। और बैंक क्या करता है, बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट। क्लियर? द पेई, पेई कौन होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो पैसा पाता है। जैसे तुम लोग क्या है, मेरे से पैसा तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग पैसा पाता है, तो यू गाइज आर द पेई। द पेई कैन गेट द अमाउंट बाय प्रेजेंट। तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग के घर आके तो बैंक पैसा देगा नहीं, तुम लोग को डिमांड ड्राफ्ट क्या करना पड़ेगा, बैंक में प्रेजेंट करना पड़ेगा। वही लिखा हुआ है देखो। द पेई कैन गेट द अमाउंट by presenting the bank draft at the ड्रॉई बैंक एट ड्रॉई बैंक मतलब तुम लोग का जो बैंक है वो ड्रॉई बैंक हो गया, है ना। ड्रॉअर कौन होता है, जो बैंक बना रहा है, वो बैंक बना रहा है वो ड्रॉअर हो गया। तुम्हारे बैंक को मिलेगा तो वो ड्रॉई बैंक हो गया। समझ में आया? द पे कैन गेट द अमाउंट बाय प्रेजेंटिंग द बैंक ड्राफ्ट एट द ड्रॉई बैंक एट हिज प्लेस। तुम लोग का जो बैंक है वो ड्रॉई बैंक हो गया, और तुम लोग क्या हो गया, पेई हो गया। तुम लोग को पेई बोलेंगे, तुम लोग का बैंक को ड्रॉई बैंक बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, फीचर्स देख लो, क्या फीचर्स लिखा हुआ है। किसका फीचर्स है ये? बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम डिमांड ड्राफ्ट। पहला, मनी कैन बी रेमिटेड इजीली एंड सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट। एक जगह से दूसरी जगह इजीली अपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा रेमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, द इशुइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर अ बैंक ड्राफ्ट। सिंस ये मेरे को बैंक ड्राफ्ट दे रहा है मेरा बैंक, तो वो मेरे से चार्जेस ले रहा है। इशुइंग बैंक मतलब जो मेरे को बैंक ड्राफ्ट इशू कर रहा है, जो मेरे को बैंक ड्राफ्ट दे रहा है। क्या डेंजर ऑफ डिसऑनर है? नहीं, देर इज नो डेंजर ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। तो यहाँ पे डेंजर ऑफ डिसऑनर नहीं। अच्छा, ये वाला तुम लोग के अपना खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, एक बार जस्ट रीड कर लेते। नाउ यू कैन गेट अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक ऑनलाइन। तो अपने को ऑनलाइन भी आजकल बैंक ड्राफ्ट मिल जाता है। फॉर दिस पर्पस ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक अ रिक्वेस्ट ऑनलाइन। अब बैंक को कैसे पता चलेगा कि मेरे को बैंक ड्राफ्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट तो डालना पड़ेगा ना, तभी तो उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरे को बैंक ड्राफ्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे अपने बैंक में, स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट, कि मेरे को कितना का ड्राफ्ट बनवाना है, मेरे को उनको बोलना पड़ेगा। This amount together with the bank charge will be debited to your savings or current account। तो मेरा जितना का बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हो उतना तो पैसा कटेगा ही, साथ में जो बैंक मेरे से कमीशन लेता है वो भी मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अगर मेरा सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो उसमें से पैसा कट जाएगा, अगर हम डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं। क्लियर हुआ? आज क्लास अपने यहीं तक रहने दें, बिकॉज अपना मेरा 15 मिनट बाद अकाउंट्स क्लास रहेगा। आईएमपीएस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद क्या है अपना ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। दैट इज नेक्स्ट डे अपने ये चैप्टर ओवर करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं हम।